नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर दुबे और माध्यमिक क्लास में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्स में हमने सबसे पहले देखा भारत में मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले अरब आक्रांता आए, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम को पहले देखा। मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार सिंध में अपना कब्जा किया और कब्जा करने के बाद परिस्थितियां क्या रही और परिस्थितियों के बाद उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उसने मार्ग खोल दिए कई लोगों के आने के लिए। उसी के संदर्भ में हम आगे देखते हैं तुर्की साम्राज्य का आक्रमण। तो महमूद गजनवी स्पेशल है ये, महमूद गजनवी, और इसके बारे में A to Z सभी जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। महमूद गजनवी, देखिए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। महमूद गजनवी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी वंशावली। वंशावली में उसके पिता से लेके उसके दादा, पिता और उससे पहले भी यदि कोई है तो उसकी भी जानकारी हम ले लेंगे। तो वंशावली में पहले हम पूरा का पूरा डिटेल लेंगे, उसके बाद हम महमूद गजनवी की उत्पत्ति में आएंगे। तो महमूद की उत्पत्ति में आएंगे किस प्रकार हुई और किस प्रकार वो शासक बना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में आक्रमण महमूद गजनवी के जो हुए उसके क्या उद्देश्य थे और इसमें क्या राय थी लोगों की। फिर आक्रमण 17 आक्रमण का हम उल्लेख पढ़ेंगे। 17 आक्रमण जो कि 14 राजाओं पे किया गया। बस एक आध दो राजा पे डबल अटैक हुए, ट्रिपल अटैक हुए, इस कारण से ये 17 अटैक हो जाते हैं 14 आक्रमण में ही, जिसकी जानकारी हमें बहुत कम मिलती पढ़ने के लिए। उसके बाद बात हम करेंगे कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं, और यदि उन्हें कुछ उपाधि मिली है वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि साहित्यकार 17 आक्रमण देख लेंगे, आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ ये भी यहीं पे देख लेंगे, साहित्यकार, रचनाएं, उपाधि देख लेंगे। और उसके बाद आगे हम देखेंगे महमूद गजनवी से जुड़े अन्य तथ्य में कि इस समय भारत में अन्य क्षेत्रों में किन राजवंशियों का शासन था ये भी हम देख लेंगे। तो इतने टॉपिक होल सोल हम कवर करेंगे, बारी बारी से चलेंगे एक के बाद एक, और पूरी की चीजें फैक्ट होंगी। फैक्ट पूरे मैं लिखाऊंगा और ये याद भी हो जाएगा, बस जो चीजें एक्स्ट्रा मैं बताता हूं उसे भी नोट डाउन कर लेना है। तो आइए हम शुरू करते हैं वंशावली से। तो वंशावली के बारे में पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि महमूद गजनवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति से पहले भी इनके जो वंश हैं उनमें कौन कौन थे। तो देखिए वंश में हम शुरू करते हैं वैसे अलप्तगीन से। अलप्तगीन से तो अलप्तगीन होता है, फिर सुबुक्तगीन होता है और फिर गजनवी होता है। ये हम सामान्यतः सभी किताबों में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, तो इतना हम जानते हैं, इसलिए थोड़ी और चीजें इसमें ऐड करना है, ये हमने आपकी जानकारी के लिए बताया। देखिए आज से लगभग 870 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले एक क्षेत्र हुआ करता था जुबलिस्तान। ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जुबलिस्तान अफगानिस्तान के आगे भारत का अंग हुआ करता था, जिसमें बाद में यही गजनी शासक कब्जा कर लेंगे और इसको भी विजित कर लेंगे। जुबलिस्तान को एक शासक जिसका नाम था याकूब, जुबलिस्तान को इसने जीता और उसके बाद यहां शासन करने लगा और इसने क्या किया, इसने लाखों लोगों को जबरन धर्म परिवर्तित करवाया या धर्म परिवर्तन करवाया। लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन करवा दिया। इससे मैसेज मिला बाद में गजनी शासकों को, आगे चल के वो भी यही रणनीति पे काम करते हैं, तो प्रेरणा स्रोत यही है। इसके बाद शासक याकूब गए और उनके छोटे छोटे जो अन्य उत्तराधिकारी थे छोटे समय के लिए तो आते गए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं। अंत में जुबलिस्तान गजनी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा और यहीं से वो मार्ग खुलेगा जहां से भारत में गजनी साम्राज्य का आधिपत्य होगा। तो देखिए किस प्रकार। अब हम बात करते हैं
अलप्तगीन, अलप्तगीन नाम का शासक होता है। ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक होता है, गजनी साम्राज्य का निर्माता होता है, गजनी साम्राज्य को ये बनाता है, ठीक है, अलप्तगीन। अब देखिए गजनी जो थे ये मूलतः वैसे तो ईरानी थे, ईरानी थे, लेकिन बाद में ये तुर्की क्षेत्र चले गए, इसलिए तुर्की कहलाते हैं, इसलिए हम तुर्क आक्रमण देखते हैं, तुर्क क्षेत्र गए, बात रही है। तो देखिए अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद भी हम डायरेक्ट सुबुक्तगीन पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद इसका पुत्र आता है पिरितगीन। पिरितगीन, पिरितगीन का शासन होता है। पिरितगीन अपने पिता के बराबर सक्षम रहता नहीं है, लेकिन सत्ता इसके हाथ में रहती है, क्योंकि ये उसका पुत्र है, इसलिए उत्तराधिकारी रहता है। पिरितगीन को गजनी का साम्राज्य दे दिया जाता है कि आप चलाओ। अब देखिए, मान लीजिए एक स्थिति की बात कर रहा हूं, मान लीजिए भारत का क्षेत्र है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा भारत इंक्लूड है। ये क्षेत्र जो था ये अखंड भारत का हिस्सा था, और ये जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आसपास वाला क्षेत्र था, यहाँ मुस्लिम शासक रहा करते थे, मुस्लिम शासक राज करते थे। और जब पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र से हम इधर बढ़ते कश्मीर की ओर, तो कश्मीर की ओर हम देखते हैं तो हिंदू शाही राजवंश रहते थे, हिंदू वंशी राजा रहते थे। तो देखिए सीमा सुरक्षित थी, पहले मुस्लिम शासक, उसके बाद हिंदू राजा। तो देखिए इनमें आपस में समन्वय रहता था, ये तो एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते थे, ऐसा समझौता हुआ था पहले ही, इसलिए सीमा सुरक्षित थी। अफगानिस्तान के पहले पड़ता है जुबलिस्तान, ये वही जुबलिस्तान है जिस पर याकूब ने शासन किया था। अब देखिए पिरितगीन योजना बनाता है कि हमें भारत में प्रवेश करना है, योजना बनाता है कि हमें भारत में प्रवेश करना है, भारत में प्रवेश की योजना बनाता है। भारत में प्रवेश योजना बनाते समय यहाँ का जो हिंदू शाही राजा होता है, यहाँ जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ भी जो मुस्लिम शासक होते हैं ये इतने मजबूत नहीं थे, तो इन्हें हराना आसान था, लेकिन ये जानता था कि हमें हिंदूवासी जो राजा हैं, हिंदू शाही जो राजा हैं, इन्हें हराना बहुत जरूरी है, तभी हम अंदर घुस पाएंगे। और ये अपने आप में बहुत ही साहसी वो मजबूत थे, क्योंकि इनका जो क्षेत्र था, आप खुद सोचें, इनका क्षेत्र भारत के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया तक भी था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इनके क्षेत्र फैले थे, भले वहां मुस्लिम शासन था, लेकिन कुछ क्षेत्र इनके जो है सत्ता के अंतर्गत थे। अब देखिए यहाँ का शासक था जयपाल हुआ करता था हिंदू शासक। तो जयपाल पे आक्रमण की योजना बनाता है पिरितगीन सोचता है हम जयपाल पर आक्रमण करेंगे और जयपाल को परास्त कर देंगे, लेकिन जयपाल को इसकी भनक लग जाती है, जयपाल को इसकी भनक पिरितगीन सोचता है कि हम जयपाल से युद्ध करेंगे, लेकिन जयपाल को यह सूचना मिल जाती है कि पिरितगीन युद्ध की तैयारी में है। तो जयपाल भी अपनी युद्ध की तैयारी करने लगता है, और युद्ध की तैयारी करते समय जयपाल एक काम क्या करता है, तो जयपाल काम यह करता है कि स्थानीय राजाओं का संगठन बनाता है, स्थानीय राजाओं का संगठन बनाता है, और इसमें जो पिरितगीन के जो विरोधी थे उनको भी लेता है साथ में, उनको भी साथ में लेता है, और संयुक्त सेना बना के, इससे पहले कि पिरितगीन हम पे आक्रमण करे, पिरितगीन पे ही आक्रमण कर दिया जाए, इस तरह की योजना पे यह काम करने लगता है। अब देखिए पिरितगीन की जो सत्ता थी उस पे उनके पिता जो थे अलप्तगीन, उनको शक था कि ये
इतने मजबूत संगठन के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो रणनीतियां थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, उतनी योग्यता उसमें नहीं थी जितना पिताजी के अंदर थी। तो पिता ने अपने दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन से कहा, आप सत्ता संभालो, आप सत्ता संभालो, क्योंकि जयपाल आक्रमण की तैयारी में है। जयपाल आक्रमण की तैयारी में है, इसको अपदस्थ करते हैं, इसको सत्ता से निकाल फेंकते हैं और सुबुक्तगीन सत्ता में आसीन हो जाता है। तो सुबुक्तगीन सत्ता लेता है और रणनीति बना के तैयारी में रहता है। जयपाल उधर से अपनी सेना लेके आते हैं, संयुक्त सेना लेके, और इस पर टूट पड़ते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। एक समय तक तो ऐसा लग रहा था कि ये संगठन हावी हो रहा है, लेकिन इन्होंने, सुबुक्तगीन ने बेहतरीन रणनीति अपनाई और उसके बाद राजा जयपाल को हरा दिया। राजा जयपाल को हरा दिया। अब राजा जयपाल मरने की कगार पे थे, क्योंकि ये पूरी तरह बंदी बन गए थे लोगों के बीच में। जयपाल ने भी एक तरकीब निकाली, इन्हें लालच दिया कि हम आपको संपत्ति से लाद देंगे यदि आप हमें छोड़ेंगे। उनके मन में यह भावना थी कि आज हम पहले बचे, फिर कल एक और तैयारी के साथ आएंगे और इस पे बेहतर आक्रमण करेंगे। इस लालच में फंस जाते हैं सुबुक्तगीन और इसे छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। जयपाल वापस पंजाब आता है और अगले युद्ध की तैयारी करने लगता है। अगले युद्ध की इसलिए तैयारी करने लगता है क्योंकि जानता है कि एक बार मैं हार गया हूं तो अब दोबारा सुबुक्तगीन स्वयं आक्रमण करेगा। अब होता यही, पहली बार सुबुक्तगीन ने हरा दिया, अब दूसरा युद्ध होता है। सुबुक्तगीन दोबारा इस पर हमला करता है। इसलिए हमला करता है कि जो बातें हुई थी, जो संधियां हुई थी कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, जयपाल उनको तोड़ देते हैं। इससे क्रोधित होकर सुबुक्तगीन पुनः आक्रमण करता है। अब ये आक्रमण सुबुक्तगीन करता है। पहला आक्रमण तो जयपाल ने किया, दूसरा आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया। जयपाल ने फिर सामना किया, फिर संगठन बनाया और कुछ दिन तो बड़े वीरता से सेना लड़ती रही, लेकिन फिर भी इसकी जो रणनीति थी युद्ध क्षेत्र की, वो कुछ अलग ही थी, जिसके कारण जयपाल एक बार फिर चंगुल में फंस जाते हैं और फिर घेर लिए जाते हैं। तो दोबारा जयपाल फिर सुबुक्तगीन के सामने जाते हैं और जयपाल फिर उसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं कि आपको हम धन संपदा से लाद देंगे। धन संपदा ही क्यों, आप सीमावर्ती कुछ क्षेत्र भी ले लीजिए, और हमसे गलती हो गई है। इन्होंने कहा हमसे गलती हुई है, हम आगे से नहीं करेंगे, तो आप धन संपदा ले लीजिए, सीमावर्ती क्षेत्र ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, क्योंकि इनके अंदर दिमाग में यह था कि थोड़ा समय और बीते और अपनी सेना और मजबूत करेंगे, और जब ये और अंदर आएगा तो एक स्थायी सेना के साथ और आसपास के स्थानीय शासकों के साथ मिलकर इसे हम हरा देंगे। फिर यहाँ पे जयपाल की कूटनीति काम आई और जयपाल फिर से चले गए अपने सीमावर्ती क्षेत्र में। लेकिन इधर जुबलिस्तान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र सुबुक्तगीन के कब्जे में आ चुका था। देखने वाली बात क्या है कि सुबुक्तगीन के हर अभियान में उसका पुत्र गजनबी जो है, हर अभियान में सेना की कमान संभालता था। तो हर युद्ध में ये साथ रहा करता था। इसका विवरण बहुत कम जगह मिलता है। तो इसने अपने पिता को जयपाल से भिड़ते हुए देखा और हराते हुए देखा, तो इसके मन में भी महत्वाकांक्षा थी कि जब मैं शासक बनूंगा तो पिताजी का जो सपना है उसको पूरा करूंगा और आगे की ओर भारत में मैं प्रवेश करूंगा। इसके मन में ये भावनाएं थी। ठीक है, फिर देखिए पिताजी जो सुबुक्तगीन है, उसके बाद वो आक्रमण नहीं करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों पे ही काफी धन संपदा लूट लेते हैं और अपना क्षेत्र विस्तार करते रहते हैं। सुबुक्तगीन की एक अवस्था आती है 998 में। 977 में वो शासक बने थे, 972 से
977 तक ये सत्ता संभाली थी पीरितगीन ने, ये भी लिख लीजिएगा। और पीरितगीन से भी बहुत पहले 972 तक सत्ता किसके हाथ में थी? अलप्तगीन के हाथ में थी। तो ये तो बैकअप इतिहास हुआ। अब देखिए, एक घटना घटती है, सुबुक्तगीन 998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु जाते जाते इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरी सत्ता मेरा छोटा पुत्र इस्माइल खां संभालेगा, और गजनवी को खुरासान का क्षेत्र ही संभालना है। खुरासान के क्षेत्र में ये शासक था ही पहले, एक छोटा सा क्षेत्र था खुरासान, तो इसमें ये शासन कर ही रहा था। तो इन्होंने कहा गजनवी जो है वहां का क्षेत्र अच्छे संभाले और इस्माइल खां को जो है ये आगे बढ़ने की सत्ता दी जाए। इस्माइल खां बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन इससे गजनवी और इस्माइल खां में फूट पड़ जाती है। उसके बाद इस्माइल और गजनवी आपस में भिड़ते हैं। तो ये देखिए, एक शॉर्ट बना रहा हूं, इस्माइल और वर्सेस गजनवी, आईजी लिखता हूं। इस्माइल और गजनवी जो है आपस में भिड़ते हैं। तो इस्माइल खां को खत्म करके गजनवी सत्ता संभाल लेता है पिताजी की इच्छा के विरुद्ध। अब सत्ता संभाल लेता है, यहां से खेल शुरू होता है, सत्ता संभालते ही। और गजनवी जो है जब राज शासक बनता है तो पहले हुआ करते थे खलीफा, तो अल कादिर बिल्लाह इसे सुल्तान पद की स्वीकृति दे देते हैं कि आप सुल्तान हो, और इसे दो उपाधियां देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है यामिन उल मिल्लाह और यामिनुद्दौला। यामिनुल-मिल्लाह का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक, और यामिनुद्दौला का मतलब होता है मुस्लिमों का दायां हाथ। इन्हीं उपाधियों से प्रेरित होकर कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने यह शपथ ली थी कि वह शिया मुस्लिमों व हिंदू राजाओं पर लगातार आक्रमण करेगा। महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था, और शिया और सुन्नी आपस में वैसे भी विवादपद स्थिति में रहते थे, ऐसा इतिहास में माना जाता है। तो महमूद गजनवी क्या करता है? महमूद गजनवी इसी के बाद युद्ध की तैयारी में लग जाता है और भारत विजय का सपना यह देखने लगता है कि मैं भारत के सभी क्षेत्रों को लूट लूंगा और अपना साम्राज्य विस्तार करूंगा। तो देखिए, आक्रमण की तैयारी से पहले आक्रमण के उद्देश्य जानिए। आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? आक्रमण के उद्देश्य, यदि हम धार्मिक उद्देश्य की बात करें तो धार्मिक उद्देश्य कहते हैं कि इस्लाम का प्रसार करना था और लोगों से धर्म परिवर्तन कराना था, ठीक है। लेकिन एक लेखक होते हैं जाफर कहते हैं ऐसा कोई उद्देश्य इसका था ही नहीं, केवल ये संपत्ति लूटने के उद्देश्य से ही हमला करता था। यह जाफर जी का मानना है। देखिए, तो आर्थिक उद्देश्य तो आप समझ गए, धार्मिक उद्देश्य तो ये हो गया इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। आर्थिक उद्देश्य ये हो गया कि हमें अकूट धन संपदा लूटनी है, क्योंकि भारत के मंदिर में इसने सुन रखा था कि करोड़ों के हीरे जवाहरात पाए जाते थे, जिसके कारण इसकी लालसा थी कि हम उस क्षेत्र को, वहां के मंदिरों को लूट लेंगे और अपने क्षेत्र मध्य एशिया में गजनी का विस्तार कर देंगे पूरा का पूरा। तो केवल ये भावना थी इसकी, साम्राज्य विस्तार की कोई भावना ऐसी थी ही नहीं। आर्थिक कारण यह हो गया। राजनीतिक कारण क्या होता है? तो देखिए, राजनीतिक कारण यह कि यह प्रसिद्धि, फेमस होने की बड़ी इच्छा रखता था कि लोग हमें इतिहास में जाने, इसलिए भी लगातार आक्रमण करता रहा है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। बाकी एक और जो खलीफा है, खलीफा का यही आदेश, जो दो उपाधियां उन्होंने दी थी, यामिन उल मिल्लाह और यामिनुद्दौला,
तो यहां से खलीफा ने यह आदेश भी दिया कि आप जाएं और भारत पर आक्रमण करें। तो यहां से भारत पे आक्रमण की पूरी योजना तैयार हो जाती है और भारत पर आक्रमण